ओके, तो आज की क्लास में अ, हमने अभी तक जो कवर किया था वो किनेमैटिक्स का पोर्शन कवर किया था और उसमें हम बाद में एंड में इस तरफ आ गए थे कि एनालिसिस के लिए कुछ चीज़ें हमें एनालिसिस में मदद करने के लिए कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन एक इसी तरीके का मैथमेटिकल टूल है कि अगर हम कोई भी सिंपल इनकम्प्रेसिबल टू डायमेंशनल फ्लो पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझको दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है वेलोसिटी का, u वेलोसिटी, v वेलोसिटी। अगर मान लीजिए मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहा हूँ, या वी आर और वी थीटा वेलोसिटी अगर मैं सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल सिस्टम के अंदर में बात कर रहा हूँ, तो मुझे दो कंपोनेंट्स चाहिए फॉर अ टू डायमेंशनल फ्लो। स्ट्रीम फंक्शन एक ऐसा था कि बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन वो इस तरीके का फंक्शन है जो कि एक सिंगल फंक्शन होगा, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है वो डिफाइन, और वो एक सिंगल फंक्शन मुझको रिप्लेस कर देगा नीड फॉर टू क्वांटिटीज। तो अब एक सिंगल फंक्शन साई यूज करके मैं बड़े आराम के साथ में वो चीज पढ़ सकता हूँ, इनकम्प्रेसिबल टू डायमेंशनल फ्लो को पढ़ सकता हूँ, जिसको पढ़ने के लिए इससे पहले मुझको दो क्वांटिटीज की जरूरत थी। तो कंप्यूटेशनली ये चीज बड़ी आसान हो जाती है। एक बात बड़ा समझने की है और एक बड़ी जनरल बात है, और रिसेंटली ही मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन उसका देखा, एंड समहाउ दैट गाय ही एक्चुअली ही इज द वन हु गॉट फिजिक्स नोबेल फॉर दिस ईयर 2020। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन एक बात का उन्होंने दिया है। क्या हमारे पास में एक फिजिकल वर्ल्ड है, एक रियलिटी है जिसको हम और आप देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये एक रियलिटी है, ये अपने अंदर में एक रियलिटी है। ये रियलिटी मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? इसके मटेरियल से। ये पेन है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये डायमेंशन है ना, इसका इतना वेट है, कुछ प्रॉपर्टीज मैं इसकी दूंगा, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, समथिंग लाइक दैट। इस रियलिटी को अगर मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँ कि अच्छा मटेरियल्स हैं, ये कोई भी मटेरियल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी अब मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। फिर मैं एटम्स के अंदर और ज़्यादा जाना चाहूँ तो हो सकता है मैं उसके अंदर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँगा, न्यूट्रॉन्स की बात करूँगा, इस लेवल तक में मैं जाना चाहूँगा। और अब इस स्टेज में मैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी अभी तक जिसको मैं पढ़ रहा था, उसको छोड़ के थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे है क्या, जो एक रियलिटी है, जो एक सच्चाई है, उसको समझना चाहता हूँ। एक पेन का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि साहब प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस किस्म की बातें होने लगती हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स के अपने अंदर में कुछ बातें होने लगती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अच्छा क्या चीज़ होती है, रियलिटी है, एक रियल चीज़ है, उसको कैसे समझा जाए। तो अब आप उसको समझाने के लिए उस लेवल पे आने के बाद अब आप कहने लगते हैं कि अगर इसको फर्दर समझना है तो साहब मेरे पास में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं बहुत जनरलाइज करके आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, और ये जो मैंने अभी बात शुरू की है इसका मकसद ये है कि आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम किसी भी चीज़ को, फिजिकल चीज़ को, ये मैथमेटिकल ट्रिक्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है ये डिफरेंट मैथमेटिकल ट्रिक्स यूज़ करने की, है ना, किसी भी रियल सिस्टम को पढ़ने के लिए, और क्यों ये इतना बोझ मैथमेटिक्स का हमारे ऊपर डाला जाता है। तो ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड, और रियलिटी हम पकड़ ही नहीं सकते, सही से समझ ही नहीं सकते जब तक कि मैथमेटिक्स का हिस्सा कुछ ना लिया जाए। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स और उसके अंदर की बात को, रियलिटी को समझना चाहूँगा तो मुझे मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा में मेरे पास ऑब्जर्वेशन अभी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे मैं मैथमेटिकल थ्योरीज को लेके आता हूँ जिससे कि मैं बहुत प्रिसाइजली क्या फिनोमेना हो रहा है उसको समझा सकता हूँ। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया
छोटे लेवल पे आके। इसी को अगर बड़े लेवल पे लेके चले जाएं, यानी बड़े लेवल पे क्या होता है, बड़े लेवल पे जो है वो आप बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने सामने देखते हैं, फिर आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, फिर आप प्लैनेट्स की बात करते हैं, फिर आप सोलर सिस्टम की बात करेंगे, उससे बड़े जाएं तो गैलेक्सीज की बात करेंगे और मल्टीपल गैलेक्सीज और यूनिवर्स, इस किस्म की बातें करेंगे। वहाँ पे भी कुछ हद तक तो ऑब्जर्वेशंस हैं, और फिर उसके बाद में और बड़े चले जाएं तो आपके पास में ऑब्जर्वेशंस नहीं है, बल्कि फिर अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस और थ्योरीज हैं जिनसे आप अपने उससे ऊपर की चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो मैंने दो एक्सट्रीम बताए, सबसे छोटा सबसे बड़ा। विद इन दैट इंजीनियरिंग हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, यानी रियल लाइफ जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हमारी होती हैं, इंजन के अंदर है, स्टीम पावर प्लांट के अंदर है, मेटलर्जी के अंदर है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हमारे हिसाब से जितनी भी फिर होती हैं, उनको भी, जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लो है, मैग्नेटिज्म है, इन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए हमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको समझने का एक तरीका ऐसा हो सकता है कि एक फिजिकल वर्ल्ड है जिसे मैं छू सकता हूं, है ना, देख सकता हूं, और इसी तरीके से रियलिटी को समझने का एक दूसरा तरीका है जिसको मैं मैथमेटिकल वर्ल्ड कहता हूं। ठीक है, मैथमेटिकल वर्ल्ड, वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं। इसीलिए जो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के कोर्स पढ़ते हैं उसमें हमेशा कोशिश किया कीजिए ये समझने को, जितनी भी मैं अभी तक मैथ्स आपके साथ में कवर कर रहा हूँ, खास तौर पे कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, या सेट्स की हम बात करते हैं, लैप्लास इक्वेशन की हम बात करते हैं, ये जितना भी अभी तक आपने अपनी मैथ्स में पढ़ा है या इस साल में पढ़ेंगे, ये सारा मैथमेटिकल वर्ड, मैथमेटिकल चीज़ें ये यूज हो रही हैं अगेन रियलिटी को समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिक्स को और बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके मत समझने की कोशिश कीजिए। जो अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाया जाता है वो भी इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जो फिजिकल रियल वर्ल्ड है, रियल सिस्टम्स हैं, उनको आप समझ सकें। सो दैट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया, एक छोटा सा आपको बात बता के कि क्यों हम ये मैथमेटिकल ट्रिक्स बीच में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से ये स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन, ये सारी मैथमेटिकल चीज़ें थी। स्ट्रीम फंक्शन मैथमेटिकल है, लेकिन जैसे मैंने बताया एक फिजिकल मॉडल है रियलिटी को समझने के लिए, इसी तरीके से मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उस फिजिकल सिस्टम को प्रॉपरली समझने के लिए। ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक्स में जितना भी काम होता है सारा का सारा हम यूज़ कर सकें अभी फिजिक्स को समझने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट अभी तक में ऐसा नहीं है। लेकिन देयर इज़ अ लॉट अवेलेबल इन मैथमेटिक्स विच कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसलिए बोथ ऑफ दीज गो हैंड इन हैंड, ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं चलती बल्कि एक साथ में चलती हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि जहाँ कुछ मैथमेटिक्स की इक्वेशन देखें उससे घबराना नहीं चाहिए। एटलीस्ट आई मीन बीइंग एन इंडियन तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। कहीं और के किसी और कंट्री में जहाँ मैथमेटिक्स का कल्चर ना हो वहाँ पे लोग मैथमेटिक्स से घबराते हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर बीइंग एन इंडियन आप लोग मैथमेटिक्स से घबराएंगे, हम लोग वी कांट अफोर्ड दैट। मैथमेटिक्स इज समथिंग विच इज़ इन आवर कल्चर। तो कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत से इक्वेशन अगर दिखाई दे जाती हैं तो उसको ये नहीं समझना चाहिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया, हम कर ही नहीं सकते। इट कैन कम विद प्रैक्टिस, और ख़ास तौर पे जबकि आप इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, यानी कि उस मैथमेटिक्स को फिजिकल से जोड़ें। जैसे कि आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होती हैं अलग अलग जगह, जैसे कि हीट कंडक्शन इक्वेशन में यूज़ होता है, हम अपने यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में वो ओडीज यूज़ करते हैं। इसी तरह आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी और वो कई जगह पे यूज़ होती हैं। और अभी भी आप जो हम अब पोर्शन शुरू करने वाले हैं उसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स फिजिकल फिनोमेना को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, एक चीज़,
और दूसरा उसको पढ़ने के बाद आगे हम अपने से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू टू थिंग्स, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिजिकल फिनोमेना है उसको समझना, ये भी हो जाएगा, और फ्यूचर डिजाइनिंग अगर किसी चीज की करनी है तो वो भी हम कर सकेंगे। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। और यहाँ मैथमेटिक्स में अच्छे होने से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसको इस तरीके से समझें कि आपको मैथमेटिक्स की कोई डिग्री लेने की ज़रूरत थी, नहीं। यहाँ मेरा मतलब ये है कि उतनी मैथमेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए जो आपको आपकी प्रॉब्लम, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम समझने में मदद कर दे। दैट्स व्हाट आई मीन। विद दिस प्रीफेस लेट मी स्टार्ट। और जैसे आप इस लेक्चर का टाइटल देखेंगे, द डेट फॉर टुडे इज 15, तो इट्स पोटेंशियल फ्लो। अब ये क्या चीज़ है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले में जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज के टॉपिक को, दैट वुड बी विद इररोटेशनल फ्लो। जैसे कि स्ट्रीम फंक्शन जब मैंने कवर किया था आप लोगों के साथ, तो स्ट्रीम फंक्शन में मैं बात कर रहा था इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो को एक तरीका डिफाइन करने का जो मैंने यूज किया था, मैंने कहा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जीरो है। और ये चीज फाइनली मेरी निकल के आई थी कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी फील्ड वुड बी जीरो, जिसको मैथमेटिकली मैंने कहा था डेल डॉट वी वुड बी जीरो। ये मैंने एक बात की थी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। ठीक है, डेल डॉट वी जीरो। और यहां से मेरे पास में एक स्ट्रीम फंक्शन आया था, और उस स्ट्रीम फंक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया था कि u बराबर था डेल साई बाई डेल वाई, और v बराबर था मेरा माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। ये एक तरीका हमने स्ट्रीम फंक्शन का किया था। अच्छा, जिस तरह इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इसी तरह हमने पहले बात की थी इररोटेशनल फ्लो। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो इररोटेशनल फ्लो क्या है? इररोटेशनल फ्लो हमने ये कहा था कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर में मैं ये बात कर सकता हूं कि फ्लो के अंदर में विस्कस इफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या, कहां से पता चलता है, यानी इसका पैरामीटर क्या है? इसका पैरामीटर ये है कि वोर्टिसिटी जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी, वोर्टिसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी रोटेशनैलिटी नहीं होगी, वोर्टिसिटी नहीं होगी। वोर्टिसिटी नहीं होगी, इसको मैथमेटिकली कैसे कहा जा सकता है? इसको हम कहते हैं इस तरीके से कि कर्ल ऑफ वेलोसिटी आपका जीरो के बराबर होगा, यानी कि डेल क्रॉस वी जीरो के बराबर होगा। डेल क्रॉस वी आपका जीरो के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, ये मैं अब मैथमेटिकल एक ट्रिक यूज करने की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं इस वेलोसिटी को डेल फाई के बराबर लिख देता हूं। ये भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? फाई क्या है? फाई यहां पे एक स्केलर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपसे ये बात की है कि डेल क्रॉस डेल, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, डेल क्रॉस डेल ऑफ फाई, ये जीरो है। कोई भी फाई हो या कोई भी फंक्शन, स्केलर फंक्शन ए हो, कोई भी फंक्शन हो स्केलर, डेल क्रॉस डेल ऑफ दैट स्केलर फंक्शन इज जीरो। अगर चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं। ये डेल क्या है? डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, और प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जी, ये दूसरा भी इसी तरीके से होगा। आप इसको करके देख सकते हैं, यू वुड फाइंड इट जीरो। डेल क्रॉस डेल जीरो के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी को मैं डेल फाई के बराबर लिख सकता हूं। ये फाई वेलोसिटी पोटेंशियल कहलाता है, ये फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल कहलाता है।
जैसे इनकम्प्रेसिबल फ्लो में मैंने डेल डॉट वी जीरो रख के एक साई फंक्शन निकाला था, स्ट्रीम फंक्शन, जो कि डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता था। इसी तरह एक फाई फंक्शन निकाला है जो कि डेल क्रॉस वी इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता है। अगर ऐसा है तो u बराबर होगा डेल फाई बाई डेल एक्स, v बराबर होगा डेल फाई बाई डेल वाई, और w बराबर होगा डेल फाई बाई डेल z। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वुड हैव। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं बात करना चाहता हूं किसी भी इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो के बारे में, यानी वो फ्लो जो कि दोनों होगा, इररोटेशनल भी होगा, इनकम्प्रेसिबल भी होगा, फ्लो फील्ड ऐसा, तो वहां पे मैं ये कह सकता हूं कि एक तो मेरा डेल डॉट वी जीरो के बराबर होगा, दूसरा डेल क्रॉस वी भी मेरा जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात अगर हो जाती है तो अब हम जरा सा ये देखते हैं कि इस नॉलेज के साथ क्या हम कुछ रियल फ्लोज पढ़ सकते हैं। यानी रियलिटी में क्या था, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमको तो रियल फ्लोज पढ़ने थे। रियल फ्लोज से मतलब ये हुआ कि भाई जैसे मेरी शिप जा रही है और सी के अंदर में, और मुझको तो ये देखना था कि शिप के ऊपर में कितनी फोर्स लग रही होगी। इस किस्म की बातें क्यों मालूम करनी थी, ताकि मैं ये सोच सकूं कि इस पर्टिकुलर शिप इतने किलो की, इस साइज की, इसको चलाने के लिए किस किस्म का मुझको प्रोपेलर लगाना था, उस प्रोपेलर को चलाने के लिए कितना टाइप, मतलब किस पावर का मुझको इंजन लगाना था, कितना मेरा फ्यूल का खर्चा, थिंग्स लाइक दैट। इसी तरीके से मुझको एक एरोप्लेन के बारे में पढ़ना था। ये एरोप्लेन इस पर्टिकुलर साइज और शेप का होने के बाद हवा में उड़ा है, इस पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे है, इतने लोगों को लेके जा रहा है, तो कितना उस पर ड्रैग लगेगा, कितना लिफ्ट लगेगा, किस किस्म का मुझे उसमें इंजन लगाना होगा, कितना फ्यूल कंजम्पशन, थिंग्स लाइक दैट। ये सारी किस्म की एक एग्जाम्पल लेके बताया। पढ़ना तो मुझको उस टाइप की प्रॉब्लम है। अब उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, इनको पढ़ने के लिए क्या मेरे पास में अभी तक कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, उनको हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। फॉर अ फ्लो रीजन इन विच विस्कस फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, और ये हम आगे देखेंगे कि फ्लूइड फ्लो का काफी रीजन ऐसा है जिसमें कि हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि विस्कस इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हैं। For a flow region in which viscous forces are negligible, irrotationality may be a valid assumption. हम मान सकते हैं वहां पे कि irrotationality है, यानी डेल क्रॉस v जीरो है। The potential function phi is used for defining the velocity field in an irrotational flow. जैसा कि हमने अभी देखा कि ये जो पोटेंशियल फंक्शन है phi, हमने डिफाइन किया है किसी irrotational फ्लो को पढ़ने के लिए। तो क्या है फाई? फाई कुछ भी नहीं था, बल्कि वेलोसिटी को हमने कहा डेल फाई के बराबर। ड्यू टू दिस द इररोटेशनल फ्लो थ्योरी इज ऑफन रेफर्ड टू एज पोटेंशियल फ्लो थ्योरी। और हमारे लेक्चर का जो नाम है आज पोटेंशियल फ्लो, वो इसी वजह से कि इररोटेशनल फ्लो थ्योरी को कई बार पोटेंशियल फ्लो थ्योरी के नाम से भी पढ़ा जाता है। ऑल्दो ऑल रियल फ्लूइड्स पजेस विस्कोसिटी, यहां भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लूइड और फ्लूइड फ्लो दो अलग बातें हैं। फ्लूइड के अंदर में विस्कोसिटी प्रेजेंट होगी, जीरो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड नहीं होगा। नेग्लिजिबल विस्कोसिटी वाले फ्लूइड्स हो सकते हैं, जीरो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड नहीं होगा। तो यहां पे बात अलग हो रही है कि ऑल्दो ऑल रियल फ्लूइड्स पजेस विस्कोसिटी, बट देयर आर मेनी सिचुएशंस इन विच द अजम्पशन ऑफ इनविसिड फ्लो, assumption of inviscid flow, ठीक है। हमारा assumption क्या है कि फ्लो इनविसिड है। हमारा assumption ये नहीं है कि फ्लूइड के अंदर में विस्कोसिटी जीरो है, नहीं, बल्कि वो फ्लूइड जो फ्लो करता है तो उस फ्लो के अंदर में विस्कस इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको याद हो, विस्कोसिटी को मैंने इसीलिए यूनिट 1 की बजाय यूनिट 2 में कंसीडर किया था कि जब तक फ्लो नहीं होगा, जब तक में विस्कोसिटी के इफेक्ट्स दिखाई ही नहीं देंगे। यानी कि अगर स्टैटिक इक्वेशंस हैं आपकी, फ्लूइड स्टैटिक का केस है, तो आपने देखा था चाहे पानी हो, चाहे ऑयल हो,
चाहे एयर हो, कोई भी केस हो, विस्कोसिटी वाली टर्म्स तो आती ही नहीं है। विस्कोसिटी की टर्म्स आती ही वहां पे हैं जहां पे कि कुछ ना कुछ मोशन हो रहा हो। तो यहाँ पे भी यही बात बताना चाह रहे हैं कि फ्लूइड के अंदर में इन इटसेल्फ हमेशा विस्कोसिटी होगी, ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का फ्लूइड हो, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि देयर आर रीजन्स अवेलेबल इन विच विस्कस इफेक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट। और हम जब ये चीज़ मान लेते हैं कि भाई विस्कस इफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, इससे हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बहुत सारी सिचुएशंस में। आगे नेक्स्ट जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो लैप्लास इक्वेशन के बारे में होगी। लैप्लास इक्वेशन क्या है और मैं क्यों इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा आइडिया ये देता हूँ। लैप्लास इक्वेशन हो भी सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हो, और अगर पढ़ लिया होगा तो अब आप उसका फ़ायदा देखेंगे कि किस तरीके से फिजिकल रियलिटी को समझने के लिए वो काम करती है। हम बात ये कर रहे हैं कि जो आपकी मास कंजर्वेशन इक्वेशन है किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, मैंने पहले भी कहा था, वो इस तरीके से लिखी जा सकती है कि डेल डॉट वी आपका 0 है। ये मास कंजर्वेशन इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। और इसके साथ में ही, जैसा मैंने आज की क्लास में अभी स्टार्टिंग में कहा, कि अगर हम बात करते हैं इरोटेशनल फ्लो के लिए, तो फॉर एन इरोटेशनल flow we can define velocity potential function such that v would be equal to del phi। अगर मैं इन दोनों बातों को इस्तेमाल करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, यानी मेरे फ्लो के अंदर में दो बातें अब होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो डेल डॉट वी था, वी की बजाय मैं डेल फाई लिख सकता हूं, ये 0 होगा, या डेल स्क्वायर ऑफ फाई वुड बी 0, और ये चीज मेरी लैप्लास इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या है? कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो कि डेल स्क्वायर ऑफ फाई 0, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा तो क्या होगा, डेल L2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर, मैं 2 डायमेंशन के अंदर में लिख रहा हूं, ऑफ फाई इक्वल्स टू 0। ये लैप्लास इक्वेशन। और ये ऑपरेटर डेल स्क्वायर जो है आपका, जिस तरह डेल को आप क्या कहते हैं, डेल इज नोन एज ग्रेडियंट ऑपरेटर, डेल स्क्वायर को आप कहते हैं लैप्लासियन। तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये लैप्लास इक्वेशन होगी। अब जस्ट आप में से जो इंटरेस्टेड हो प्लीज रीड अबाउट हिम। ये लैप्लास साहब कौन थे जो कि इस स्टेज पे पहुंच के हमें परेशान कर रहे हैं। ये लैप्लास इक्वेशन है। आई थिंक पॉसिबल है कि आपने ऑलरेडी लैप्लास इक्वेशन पढ़ रखी होगी अपने अप्लाइड मैथ्स में, और ये भी आपको मालूम होगा कि सॉल्यूशन जो होता है इस इक्वेशन का, वो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लैप्लास इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशंस ऑफ लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन आर नोन एज हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शन होते हैं।
क्या होते हैं हार्मोनिक फंक्शन? प्लीज रीड अबाउट इट योरसेल्फ कि हार्मोनिक किन फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। इसको ये ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप खुद से इसको देखें। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को अपने से देखनी है वो ये देखना है कि ये जो लैप्लास इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख के दिखाई है, इसको अगर आप सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो किस तरीके से दिखाई देगी। अगेन दिस इज समथिंग विच यू वुड हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। वी ऑल्सो नो that for incompressible flow we have stream function जो कि हमको ये बताता है कि u साहब आपका लिखा जा सकता है डेल साई बाई डेल वाई और v को हम कह सकते हैं माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, और इरोटेशनल फ्लो के लिए हम कई बार जैसे अभी पहले भी कह चुके हैं कि इरोटेशनल फ्लो क्या है हमारा, डेल क्रॉस v जीरो के बारे में बात कर रहे थे हम। इसको मैं लिख सकता हूं डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल u बाई डेल y इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर मैं v और u के बजाय ये ऊपर वाला साई वाली फॉर्म स्ट्रिंग फंक्शन वाली फॉर्म रख देता हूँ, यानी v को यहाँ पे और ये साथ u को यहाँ पे रख देता हूँ, तो दिस वुड गिव मी del by del x of minus del psi by del x minus del by del y of del psi by del y equal to 0। और इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square equal to 0। अगेन अ लाप्लास इक्वेशन। यानी ये क्या चीज है, डेल स्क्वायर ऑफ साई इक्वल टू 0। तो पता ये चला कि मेरा स्ट्रीम फंक्शन और मेरा पोटेंशियल फंक्शन इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये दोनों के दोनों लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन एक इस तरीके की मैथमेटिकल क्वांटिटी है, एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि मेरे रियल फिजिकल वर्ल्ड से रिलेशन मुझको देता है। क्या रिलेशन देता है, u और v के साथ में रिलेशन देता है, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट्स के साथ में रिलेशन देता है फॉर इरोटेशनल फ्लो। और इसी तरीके से साई स्ट्रिंग फंक्शन इस तरीके का मेरा एक फंक्शन है जो कि मैथमेटिकल फंक्शन है लेकिन मुझको फिजिकल रियल वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन देता है। कैसे, कंडीशन में जहां पे मेरा फ्लो इनकम्प्रेसिबल। इन दोनों को मैंने एक साथ मिला दिया, फाई को और साई को, यानी अब मेरा इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो है। ऐसे केस में अब मुझको मिली है एक इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, जो कि सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों फंक्शन से। यानी मुझे डेल स्क्वायर ऑफ फाई भी 0 मिल रहा है, डेल स्क्वायर ऑफ साई भी 0 मिल रहा है। अब जरा सा इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथमेटिक्स में लैप्लास इक्वेशन के बारे में अवेलेबल हमें इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं अपने फिजिकल सिस्टम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो लेट अस सी कि लैप्लास इक्वेशन के बारे में मुझको क्या क्या चीजें पहले से मालूम है मैथमेटिक्स से अपने। पहली बात, एनी सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल, अ वेलोसिटी पोटेंशियल और अ स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन होगा 2D के अंदर फॉर एन इररोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यानी कि लैप्लास इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, किसी भी तरीके का लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि हार्मोनिक फंक्शन, वो कोई ना कोई वेलोसिटी पोटेंशियल या 2 डायमेंशन के अंदर में स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे किसी ना किसी रोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। ये लैप्लास इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर है, लीनियर है
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या चीज़ होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में? अगेन अपनी आप अप्लाइड मैथ्स में जाके ज़रा से इसको देखिएगा। दूसरी बात, कब इक्वेशन मेरी लीनियर होती है, कब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये भी आप लोगों को देखना है। तीसरी चीज़, ये पीडीई का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन, किस इक्वेशन को मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहता हूँ, किसको मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहता हूँ, ये भी आपको देखना है। ये सारी वो चीज़ें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, यू कैन लुक एट इट। नेक्स्ट पॉइंट, sum of any particular solutions of a linear differential equation is also the solution of the equation। क्या मतलब? मान लीजिए मेरे पास में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि φ1 एक सॉल्यूशन, φ2 दूसरा सॉल्यूशन, और इस तरीके से n सॉल्यूशन है φn। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, इन सारे फंक्शन को सिंपली ऐड कर देता हूं, तो वो ऐड करने के बाद जो मेरा फंक्शन बनेगा वो भी इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 3, और इसको हम आगे यूज करेंगे काफी ज्यादा। सो फाइनली वी कैन से दैट सिंस irrotational incompressible flow is governed by Laplace equation, इसका मतलब ये हुआ कि a complicated flow pattern for an ideal flow can be represented by adding together a number of elementary flow solution that are also ideal। ये पॉइंट है जो मेजर हम निकाल के लाए। ये जो मैथमेटिक्स की थी उससे फिजिकल जो बात हमें रिलेट करनी थी वो ये रिलेट करनी थी। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। आपने कितनी भी बड़ी या कॉम्प्लेक्स कोई बिल्डिंग देखी हो, या कितना ही सिंपल सा आपने एक रूम बना हुआ देखा हो, सबके अंदर में बेसिक एलिमेंट क्या है? एक ब्रिक है, एक ईंट है। यही ईंटें, ब्रिक्स एक के साथ एक ऐड करके आप कितना भी कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है? ब्रिक का शेप, ब्रिक इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, ब्रिक से ब्रिक ऐड आप करते चले जाएं और फिर आप कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक, यहां पे भी यही बात कर रहे हैं कि कोई फ्लूइड फ्लो स्ट्रक्चर है, कोई फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है, जैसे कि फ्लो ओवर एन एरोप्लेन, और खास तौर पे लेट्स से जैसे फ्लो ओवर एन एरोप्लेन जबकि वो टेक ऑफ कर रहा है, या फ्लो ओवर एन एरोप्लेन जिस वक्त में वो क्या नाम होता है, नीचे आ रहा है। ऐसा कोई भी फ्लो पैटर्न है, डिफिकल्ट फ्लो पैटर्न, कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देने वाला फ्लो पैटर्न है, अगर वहां पे हमने ये एजम्पशन लगा दिया और हमको लगता है वो एजम्पशन सही है हमारा कि वहां पे इररोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, अगर ऐसा है तो हम ऐसे फ्लो को कुछ एलिमेंट्री और आसान फ्लोज के एडिशन से बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, ये बात पॉइंट नंबर 4 में कहने की कोशिश की। नाउ एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कंसीडर एन आइडियल फ्लो ओवर डिफरेंट शेप्स। जहां पे मैं आइडियल फ्लो की बात कर रहा हूं, आइडियल फ्लो, जहां भी मैं आइडियल फ्लो कह रहा हूं या पोटेंशियल फ्लो कह रहा हूं, उससे मेरा मतलब है इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल, ये मतलब है जहां पे भी आइडियल फ्लो की बात हो रही है या पोटेंशियल फ्लो की बात हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि कंसीडर एन आइडियल फ्लो ओवर डिफरेंट शेप्स, जैसे फ्लो ओवर अ स्फीयर, एक बॉल के ऊपर में फ्लो हो रहा है, फ्लो ओवर एन एरोफॉइल। ठीक है, हर किस्म का फ्लो डिफरेंट होगा। यानी अगर मैं बात करता हूं कि ये पेन फ्लो, ये पेन चल रहा है, इसके ऊपर कैसा फ्लो बन रहा होगा, वो या ये शेप है, ये सब ये डिफरेंट होंगे। ईच फ्लो इज डिफरेंट, but they are all governed by the Laplace equation।
आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, यानी इनके ऊपर का आइडियल केस। और वो आइडियल केस क्या होता है ये हम थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये आइडियल मानने की वजह से हम कोई बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन कर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे भी हम रियल फिजिक्स पढ़ सकते हैं, रियल फिनोमेना जो ऑब्जर्व होते हैं उन्हें समझ सकते हैं। इन सब के लिए इक्वेशन तो एक ही है साहब, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। इक्वेशन एक है और फ्लो अलग अलग है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे आप अलग अलग सॉल्यूशंस ले सकते हैं? सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यानी एंड ऑफ द डे मुझे फाई का रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी कि ये मेरा फ्लो हो रहा है, वेलोसिटीज क्या होंगी वो मुझे पता होनी चाहिए। इसी तरह ये चल रहा है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी, यहाँ पे क्या वेलोसिटी, ये वेलोसिटीज अगर मुझे निकल के आ जाती हैं तो इनसे मेरे पास में बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती हैं। वेलोसिटी से मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ, प्रेशर से मैं फोर्सेस निकाल सकता हूँ। तो ये इक्वेशन तो एक है, लेकिन ये दोनों शेप्स अलग हैं, इसका मतलब वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। तो कैसे, इन दोनों में फर्क कैसे होगा? इसके लिए डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस यूज होती हैं। बाउंड्री कंडीशन की वजह से इन दो का फ्लो डिफरेंट होगा। बाउंड्री कंडीशन से क्या मतलब है, इसका शेप यानी इसकी बाउंड्रीज वो डिफरेंट है, इसकी बाउंड्रीज डिफरेंट है। या एक एग्जांपल दूसरा लें जो जरा सा ज्यादा सेंस बनाएगा। ये फ्लो इस तरीके से हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है, दोनों केसेस में बाउंड्रीज डिफरेंट होंगी। यानी इस वक्त में बाउंड्री से मतलब फ्लो हो रहा है, इतनी थिकनेस सामने है और इतनी विड्थ सामने है, और जब ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये थिकनेस और ये विड्थ है लेट से सामने, तो बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट होंगी। ये तो बहुत सिंपल मैंने करके बताया, उसकी वजह से डिफरेंट फ्लोज आप बना सकते हैं। नाउ आगे में जो हम कल की क्लास में बात पूरी करेंगे और स्टार्ट करेंगे, अब हम ये कुछ एलिमेंट्री फ्लोज जो मैंने शुरू में कहा था कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके फ्लोज हैं, जो मुश्किल फ्लोज, कॉम्प्लिकेटेड फ्लोज दिखाई देते हैं, इनको पढ़ने के लिए क्या एलिमेंट्री फ्लोज यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या अवेलेबल हैं, हम उनको देखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि कैसे इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के हम कुछ रियल फ्लोज बना सकते हैं। ये वाला काम हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। So this is something which we would start from tomorrow's class, and that's pretty much it for today's class.